Audio Jungle. आप लोग को सबसे पहले अवगत कराना चाहता हूं आपका सिलेबस के साथ, सिलेबस रादर मार्किंग स्कीम के साथ, पेपर का पैटर्न के साथ, कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। पेपर का पैटर्न कैसा होगा सबसे पहले हम लोग वो समझने वाले हैं, ठीक है ना। नाउ पेपर का पैटर्न का जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 1, मैं ग्रुप को एकदम नहीं देख रहा हूं, ठीक है ना। सो रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग एनीथिंग इन द चैट्स, आप सिर्फ फोकस कीजिए समझने पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अटेम्प्ट एनी 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहता है, कोई भी 4 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 20 मार्क्स होता है। तो यहां एक क्वेश्चन कंपल्सरी हो गया, यहां पे 4 हो गए, 4 और एक क्या हो गया 5 क्वेश्चन करना, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो हो गया 100 मार्क्स, राइट। नाउ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आप लोगों को बताएं कि पैटर्न किस तरह मूव करता है, जैसे अगर मैं बात करूं, आई होप आप लोग सब नोट कर रहे हैं, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेल यू कि आप नोट कीजिए, मैं जो भी लिख रहा हूं आपको नोट करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, क्वेश्चन 2 से 6 अटेम्प्ट एनी 4 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन आएगा, ए बी और सी, ए बी एंड सी 3 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा, जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, बट दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ओनली। इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, जिसमें 1 मार्क्स रहेगा तुम्हारा ट्रू फॉल्स लिखने के लिए और 1 मार्क्स रहता है उसका रीजनिंग करने के लिए। अगर आपका ट्रू फॉल्स ही गलत हो गया, आपका रीजन चेक नहीं होता है, ट्रू फॉल्स के लिए 1 मार्क्स और रीजन के लिए 1 मार्क्स। अगर ट्रू फॉल्स सही है, रीजन गलत है, यू गेट 1 मार्क्स, बट यू लूज 1 मार्क्स फॉर नॉट राइटिंग द करेक्ट रीजन। तो आपका रीजन और ट्रू फॉल्स दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स के ऊपर होता है। हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन एकदम लास्ट में, पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, एकदम लास्ट में, रात में जब क्लास चल रहा होगा, एकदम आखिरी में हम लोग ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारा चैप्टर्स पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे जरूर ट्रू फॉल्स, बट लास्ट में करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट बी में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 1 है, जहां पर वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन सब के ऊपर, या थ्योरी क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, राइट। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कंटिंजेंट एसेट्स क्या होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट गिविंग एग्जांपल। आपको जो भी हो थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा पार्ट बी में, एंड दैट विल कैरी व्हाट 4 मार्क्स। तो ये हो गया 12 मार्क्स, ये हो गया 4 मार्क्स का थ्योरी फ्रॉम चैप्टर 1। एंड थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा इसमें तुम्हारा एक छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, इट विल बी अ स्मॉल practical question of again 4 marks। जनरली ये जो 4 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दे सकता है। इट मे बी फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और इट मे बी फ्रॉम डेप्रिसिएशन। मैं जो भी बोल रहा हूं मे बी, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर आईसीआई का पैटर्न को देखते हुए, कि पास्ट में देखा कि आईसीआई यहां जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, वो या तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पूछ रहा है या फिर डेप्रिसिएशन से पूछ रहा है। सर डेप्रिसिएशन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, यस, कौन किसके पूछता है, चेंज ऑफ मेथड के ऊपर। जनरली चेंज ऑफ मेथड के ऊपर 4 मार्क्स से पूछ सकता है तुमसे डेप्रिसिएशन का, और रेक्टिफिकेशन एरर 4 एंट्री दे देगा, तुमको रेक्टिफाई करने बोलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 1 का एनालिसिस, राइट, कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहता है पैटर्न।
और कौन से टॉपिक से रह सकता है मैं वो भी बता रहा हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली पैटर्न समझ। आपको हो सकता है आपको पता होगा कि हाँ 6 में से 5 करना रहता है, बट क्या रहता है उसके अंदर, मैं वो एनालिसिस करना चाह रहा हूं। ठीक है ना? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 कहां है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ए एंड बी। इसमें एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहेगा। एंड अगेन कीपिंग इन माइंड द पास्ट एक्सपीरियंस आईसीआई का, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है? इट मे बी फ्रॉम बीआरएस, इट मे बी फ्रॉम कंसाइनमेंट, इट मे बी डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इन 4 टॉपिक में से किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, तो ये 2 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, बीआरएस के ऊपर, कंसाइनमेंट के ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। ठीक है ना? इन 4 टॉपिक में से यहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी में। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा रहता है ना, 3 क्वेश्चन रहेगा, ए बी एंड सी। पार्ट ए इज अगेन प्रैक्टिकल, रादर तीनों ही प्रैक्टिकल रहेगा, तीनों ही प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें पार्ट ए रहेगा तुम्हारा 10 मार्क्स का, पार्ट बी रहेगा 5 मार्क्स का, और पार्ट सी में ना तुमको 2 ऑप्शन मिलेगा, 1 और 2, दोनों ही 5 मार्क्स का रहेगा। आपको दोनों में से कोई एक करना रहता है, आपको दोनों में से कोई एक करना रहता है। पार्ट ए 10 मार्क्स, पार्ट बी 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और पार्ट सी प्रैक्टिकल रहेगा 5 मार्क्स का, उसमें 2 ऑप्शन रहेगा, कोई भी एक करना रहेगा ना। 3 के पार्ट ए में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें जनरली कंसाइनमेंट का रहता है या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर रहता है, कंसाइनमेंट के ऊपर रहता है या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर रहता है। पार्ट बी में हमेशा देखा गया है कि सेल्स ऑन अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन दिया है, हमेशा देखा गया है कि सेल्स ऑन अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन दिया है, 5 मार्क्स का आया ही है। और पार्ट सी में भी देखा गया है, आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक एवरेज ड्यू डेट का और एक अकाउंट करंट का, एवरेज ड्यू डेट का और एक अकाउंट करंट का, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, ये आपको 2 ऑप्शन मिला है एग्जाम में आज तक। इन 2 में से कोई एक करने हैं। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जहां पर आपको अवगत किया गया है कि कैसा पैटर्न हो सकता है आपके एग्जाम में इन नवंबर 20 एग्जाम। ठीक है, सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 4 का बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों अगेन प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, पार्ट ए में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल और पार्ट बी में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। यू विल गेट 4 का पार्ट ए में पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऑन पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एंड पार्ट बी में you will get question of final accounts, you will get question of final accounts। इसके अलावा if we move to question number 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में चले हम लोग,
5 का भी दो पार्ट रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अगेन दोनों प्रैक्टिकल रहेगा, 10 मार्क्स ईच। फाइव का जो पार्ट ए है 10 मार्क्स का, उसमें यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम एनटीओ, या फिर जिसको बहुत जन एनपीओ बोलते हैं, एनटीओ या फिर एनपीओ, उस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। ना अगर पार्ट बी का बात करें, अगर पार्ट बी का बात करें, मई 19 के बाद मतलब नवंबर 19 ऑनवर्ड्स ना सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस आईसीआई का चेंज हो गया था फ्रॉम नवंबर 19, बिकॉज मई 19 तक ना रेशियो भी था, आप लोग पढ़े हो क्लास 12 में रेशियो एनालिसिस, वो भी था। तो 5 का पार्ट बी में मई 19 तक रेशियो का क्वेश्चन ही आता था, रेशियो का क्वेश्चन ही आता था। लेकिन अब तो रेशियो नहीं है, अब मई 19 के बाद सिर्फ एक पेपर हुआ है, नवंबर 19, और नवंबर 19 के बाद पहला पेपर कब होगा? नवंबर 20 में होगा। तो अगर मैं नवंबर 19 का बात करूं, नवंबर 19 में क्या हुआ था ना, इसमें 3 क्वेश्चन आ गया था एक्चुअली। नवंबर 19 का बात करें तो, जिसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और दे दिया था फाइनल अकाउंट्स का, मतलब 10 मार्क्स का तो एक आया ही था फाइनल अकाउंट्स, बट एक और फाइनल अकाउंट्स 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्या फाइनल अकाउंट्स? प्रोविजन के ऊपर सम दे दिया है कि ये रहा मेरे डेटर्स का बैलेंस, ये बैड डेट, ये मेरा फर्दर बैड डेट, ये मेरा प्रोविजन का बैलेंस है, तो अकाउंट बनाओ, बैड डेट का अकाउंट बनाओ, प्रोविजन का अकाउंट बनाओ, वो सब स्मॉल ट्रीटमेंट्स के ऊपर। तो 5 मार्क्स का और 5 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया था कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाइए, एकदम इजी क्वेश्चन। तो ये नवंबर 19 में था। मेरे बोलने का मतलब है, जो पहले रेशियो हट गया उसका मार्क्स शिफ्ट कहां पे हुआ है? 2 चैप्टर में शिफ्ट हुआ है, वो एनटीओ में शिफ्ट हुआ है और फाइनल अकाउंट्स में। तो अब आईसीए इस बार क्या करेगा? कहीं से भी दे सकता है, मतलब ये जो पार्ट बी जो है 10 मार्क्स का, इसमें तुमको फाइनल अकाउंट्स का पूछ सकता है या फिर एनटीओ का पूछ सकता है। वो डिपेंड करेगा उस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का कि वो किसको जोड़ देना चाहता है इन नवंबर 19, इन नवंबर 20 एग्जाम्स, राइट। हो सकता है कि नवंबर 19 में दिया था फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, इस बार एनटीओ के ऊपर क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। तो वो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मार्क्स जो शिफ्ट हुआ है वो एनटीओ और फाइनल अकाउंट में शिफ्ट हुआ है, रेशियो का मार्क्स, ठीक है ना। तो ये चीज है 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का एनालिसिस के ऊपर। अब जहां तक क्वेश्चन नंबर 6 का बात है, इसमें 3 क्वेश्चन आता है, तीनों अगेन 6 का पार्ट ए प्रैक्टिकल, पार्ट बी प्रैक्टिकल। ना पार्ट सी के बारे में बता रहे हैं, अभी तक न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ है, 4 बार में 3 बार प्रैक्टिकल दिया है, बट एक बार ना थ्योरी दे दिया था। तो हो सकता है कि तुम्हारे टर्म में भी यहां पर थ्योरी आ जाए, हो सकता है, इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं प्रैक्टिकल और थ्योरी। मैं ये नहीं बोल रहा प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी, बिकॉज एक बार थ्योरी आया था इसमें पार्ट सी में ना। 6 का अगर पार्ट ए का बात करें, तो पार्ट ए में तुमको शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। 6 का पार्ट बी का बात करें तो यू विल गेट क्वेश्चन ऑन डिबेंचर्स। अच्छा, ये 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, एंड अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन्वेंट्री से मिला हुआ एग्जाम में। इन्वेंट्री के ऊपर क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। सो दिस वाज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द पेपर, जो मुझे लगता है कि आपके टर्म में इस तरह से पेपर बनने वाला है ओवरऑल। सो आई थिंक आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला होगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह होने वाला है, हाउ विल बी योर पेपर इन योर टर्म। सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस चैप्टर में, हाँ सर इस चैप्टर से इतना मार्क्स का आ सकता है, इस चैप्टर से इतना मार्क्स का आ सकता है। सो वो मेरे को एक ओवरऑल आइडिया आपको देना था पेपर का पैटर्न सहित, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस तरह से हमको मूव करना आगे का प्रिपरेशन में, ठीक है। सो एक बार मैं टेलीग्राम ग्रुप को देख रहा हूं कि किसी को कुछ इसमें बोलना है नहीं बोलना है, और 2 मिनट 1 मिनट में देखूंगा, एंड फिर अगेन हम लोग प्रॉपर पढ़ाई चालू करेंगे फिर, ठीक है।
सब बताएंगे, चैप्टर के अंदर क्या करना नहीं करना सब बताएंगे। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं बीओई, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बात करें तो आईसीआई सिर्फ एक बार, आज तक सिर्फ एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ एक बार, ठीक है ना। दिस इज द एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, करेक्ट सर। ऑर्डर मेंटेन कर, ऑर्डर मैटर करता है, नॉट वेरी मच। चलिए, okay, so now yes आयुष गोयल, ओके चलिए और बातचीत नहीं करते और अब अपने चालू करते हैं हम लोग। जो आज देखिए, मैं कोई भी चैप्टर जब चालू करूंगा ना, मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगा कि उस चैप्टर से अभी तक कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी जन कुछ भी बोल ले, अब एग्जाम में 1 महीना भी नहीं है अपने पास, मैक्सिमम 1 महीना बोल सकते हैं। तो अब ये मैटर करेगा कि हम लोग प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करें, पास्ट पैटर्न को देखते हुए पढ़ाई करें, राइट। तो अकॉर्डिंगली इसलिए मैं हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर बताऊंगा कि न्यू सिलेबस में आज तक उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हम लोग को आज का पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर जो आज करने वाले हैं हम लोग, वो है तुम्हारा कैश बुक एंड बीआरएस। ये अपना पहला टॉपिक है आज का। अगर इस पेपर के, इस चैप्टर का हिस्ट्री बताएं, ऑब्वियसली हम लोग सीए करने आए हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक क्लास 11 की कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। बट एज बीआरएस इज लिंक्ड विद कैश बुक, इसलिए कैश बुक एंड बीआरएस में बोल रहा हूं। सो यू आर नॉट, हम लोग इस लेवल में नहीं है कि कैश बुक के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाए। बट यू नेवर नो, आईसीआई का दिमाग घूम गया तो दे भी दे कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन। वो चाहता ज्यादा बच्चा पास कर जाए फाउंडेशन, तो हो सकता है दे इस बार, राइट। बट पास्ट पैटर्न का अगर बात करें, बीआरएस हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट, बिकॉज कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिस टर्म में बीआरएस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। हर बार, एवरी टर्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एवरी टर्म, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, चारों टर्म में बीआरएस से क्वेश्चन जरूर आया है। ये क्यों आया है? बिकॉज आप जब इंटर पास करने के बाद आर्टिकलशिप में जाओगे, आप ऑडिट में अगर काम कर रहे हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट में, यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस ऑफ कंपनीज। आपको कंपनी का बीआरएस बनाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा बात को? इसलिए आईसीआई ने बहुत जोर दिया है बीआरएस के ऊपर, ठीक है। बट एज बीआरएस इज लिंक्ड विद कैश बुक, थोड़ा सा कैश बुक के बारे में बात कर लेंगे, और कैश बुक के बारे में बात करने के बाद हम लोग बीआरएस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू अ टॉपिक, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में 4 चैप्टर का नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, ताकि आप लोग भी साथ में उसको रेफर कर सकते हैं। और अगर लगता है साथ में ओपन नहीं कर पाएंगे तो आप बोर्ड में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट। with cash book and BRS. Let us start with cash book and BRS. Correct है everyone?
सबसे पहले कैश बुक का ही बात होगा। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक। हम लोग जानते हैं कैश बुक के बारे में कि कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, बिकॉज यही जर्नल है, यही लेजर है। बिकॉज कैश बुक का जो बैंक और कैश का बैलेंस होता है वो डायरेक्टली कहां चल जाता है, ट्रायल बैलेंस में। इसका कोई लेजर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं बनता है, इसलिए कैश बुक क्या बोलते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर बोलते हैं। यस और नो? अगर एज ए लेजर भी है और जर्नल भी है, इसलिए दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, राइट? बहुत सारा टाइप्स का होता है कैश बुक। एक होता है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में या तो कैश का बनता है या फिर ओनली बैंक का, या फिर होता डबल कॉलम भी होता है। डबल कॉलम में कैश और बैंक बन सकता है, या फिर कैश एंड डिस्काउंट का बन सकता है, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट का बन सकता है। एक होता है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। अच्छा, जहां तक डिस्काउंट का बात है, डिस्काउंट जो कॉलम है वो तुम्हारा जर्नलाइज्ड लेजर नहीं, मतलब वो लेजर नहीं है एक्चुअली, ये एक जस्ट मेमोरेंडम अकाउंट है, जिसमें क्या करते हैं, डिस्काउंट का दोनों साइड का कॉलम को क्या करते हैं, टोटल करते हैं। दोनों साइड कॉलम का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। और जो डिस्काउंट कॉलम का डेबिट साइड का टोटल है उसको हम डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। और जो भी तुम्हारा डिस्काउंट कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल है उसको हम डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इसका जो टोटल आता है डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इट्स लाइक अ नॉर्मल बुक, राइट? तो ये सारा बात है। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई डेटर्स से चेक मिलता है, जब भी कोई डेटर्स से हम लोग को चेक मिलता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, कैश रिसीट। और जब हम लोग जमा करते हैं उसको बैंक में, इट इज लाइक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आई रिपीट माई वर्ड्स वंस अगेन, जब भी हम लोग को डेटर्स से चेक मिलता है हम लोग उसको क्या मानते हैं, कैश रिसीट। और जिस दिन वो चेक को डिपॉजिट करते बैंक में, इट इज लाइक कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री सुने होंगे, जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व एक साथ, एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री मानते हैं जहां पर बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो पहले कैश रिसीट मानते हैं और फिर हम लोग बैंक में ट्रांसफर करते हैं, कैश से बैंक में लेके जाते हैं, कैश से बैंक में लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये बात को ध्यान रखना, व्हेन वी आर गेटिंग चेक्स फ्रॉम आवर डेटर्स, ये बात है, ठीक है? और तो कोई बात नहीं है, सिंपल है। कैश बुक और कैश कॉलम और बैंक कॉलम को तो बैलेंस करते हैं और डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस जाता है, डिस्काउंट का डिस्काउंट अकाउंट में जाता है, और इंडिविजुअल एंट्री को जो भी नाम लिखा हुआ, लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो कैश अकाउंट तो कुछ नहीं होता, बट राम अकाउंट में तो लिखेंगे, राम अकाउंट में तो लिखेंगे। तो ये सारा बात था, ठीक है? और अपने अब एक सम देख रहे हैं कैश बुक के ऊपर, बिकॉज कैश बुक के ऊपर जनरली सम नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, बट स्टिल हम लोग एक सम देख लेते हैं कैश बुक के ऊपर, ट्रिपल कॉलम। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस। माय फोकस, मेरा टारगेट है, जितना भी आरटीपी है, जितना भी पास्ट पेपर्स है, जितना भी आरटीपी है, जितना भी पास्ट पेपर्स है, जितना भी एमटीपी हुआ है पास्ट में, वो सारे को डिस्कस कर लेना आपके साथ, ठीक है ना? वो मेरा टारगेट होगा आज के रिवीजन सेशन में, ताकि आपको एग्जैक्टली क्योंकि आप देखिए, आप जहां भी अकाउंटेंसी पढ़ के आए, बेस्ट टीचर से पढ़ के आए, सारे टीचर्स ऑल इंडिया में, सारे टीचर्स अकाउंट्स के बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना? तो आपको बेसिक नॉलेज ऑलरेडी मिल चुका होगा। मेरा फोकस है एग्जाम वाइज प्रिपेयर करवाना, ताकि मैं आपको दिखा सकूं एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और क्या आप उस लेवल को छू पा रहे कि नहीं छू पा रहे हैं, ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे इससे, ठीक है? ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं यहां पर, वो सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स या फिर आरटीपी या फिर मॉक पेपर्स का ही क्वेश्चंस है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम बनाना है, मतलब कैश, बैंक और डिस्काउंट, एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 3000। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 कॉलम का बनेगा, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट। फिर देखो डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, अगर आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ 3000, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 3000। और देखो कैश एट बैंक का भी बैलेंस दिया, ओपनिंग बैलेंस 12000, तो टू बैलेंस बीडी में ही बैंक में कितना लिख देंगे 12000, तो 3000 और 12000, यही बात लिखा हुआ है।
ठीक है। उसके अलावा पेड इनटू बैंक ना, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा करे, क्या जमा करे, कैश जमा कर रहे हैं, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री ब्रैकेट में सी लिखते हैं हम लोग। तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक क्या करेगा, अच्छा हम जानते हैं डेबिट साइड में सारा रिसिट्स दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स दिखाते हैं। तो बैंक के लिए रिसीट है और कैश के लिए पेमेंट है, तो बैंक को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और कैश में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बैंक के डेबिट साइड में आएगा कितना, देखो 1000 ये रहा। तो 2 नवंबर को देखो टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में लिखेंगे 1000 डेबिट में और यही कैश में लिखेंगे क्रेडिट में। नाम उल्टा वाला आएगा बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, करेक्ट है। नेक्स्ट, बॉट फर्नीचर एंड इश्यूड चेक, हम खरीद रहे हैं और चेक इशू किए, मतलब मेरा बैंक का बैलेंस कम हुआ और फर्नीचर आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है मतलब पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे बैंक में कितना 1500। तो ये रहा देखो, तो बैंक में देखो 1500 क्रेडिट में दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स परचेज किए कैश में, गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो अगेन कैश जा रहा है मेरा, परचेज करके कैश जा रहा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे कितना 500। तो देखो बाई परचेज क्रेडिट में कैश में दिखाया 500, ये रहा ना। फिर क्या देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 980, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। नाउ कैश मिल रहा है, मिल रहा मतलब इट्स अ रिसीट, मतलब डेबिट में दिखाना है। सो डेबिट में कितना दिखाएंगे 980, तो देखो टू मोहन डेबिट में दिखा हुआ है कैश में 980, डिस्काउंट उसको कितना दी 20 का, तो 980 कैश में 20 दिखा दी डिस्काउंट में, ठीक है। कैश सेल्स 5000, तो कैश सेल्स मतलब क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश में डेबिट करेंगे कितना 5000, तो कैश में डेबिट करेंगे 5000 टू सेल्स। पेड टू अमर बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड ना, पे कर रहे हैं हम, पे अगर हम पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पे कर रहे हैं तो मेरा पैसा जा रहा है, पेमेंट है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे। चेक है मतलब बैंक में कितना 1450, किसके नाम पर, अमर के नाम पर, और डिस्काउंट भी मिला है 50 रुपए का। देखो बैंक में 1450 क्रेडिट में और 50 रुपए क्या दिखा, डिस्काउंट में दिखाया हुआ है, 50 रुपए क्या दिखाया हुआ है, डिस्काउंट में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है मतलब बैंक में डेबिट करेंगे 500 से, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो बैंक में डेबिट करेंगे 500 से, नाम उल्टा वाला आएगा कैश का, कॉन्ट्रा एंट्री। और यही चीज कैश से कम हो रहा है तो 500 देखो यहां दिखाया हुआ है, बाय बैंक कैश में दिखाया हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस का मतलब ही ड्रॉइंग हो गया, लेकिन बैंक से कम, और चाहे तुम पर्सनल करो प्राइवेट करो तुमको ऑफिशियल करो मतलब नहीं है, पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट, सिंपल है। तो पैसा जा रहा है, बैंक का बैलेंस कम होगा बट नाम किसका आएगा, ड्राइंग्स का। कितना पैसा निकालिए भाई 600 रुपया, तो 600 रुपये निकाला है, बाई ड्राइंग्स देखो 600 रुपया, बाई ड्राइंग्स कितना 600 रुपया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पारुल, मैंने बताया था जब भी चेक रिसीव होता है वी ट्रीट एज कैश रिसीट, वी ट्रीट एज कैश रिसीट। बहुत बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जब चेक मिलेगा ट्रीट एज कैश रिसीट एंड देन डिपॉजिट इन बैंक। अगर आपको याद होगा आईसीआई मैथ का इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिएगा, उसमें क्वेश्चन में कैटेगरी लिखा हुआ था कि जब भी चेक मिलेगा आप उसको कैश रिसीट मानिएगा, बट कोई जरूरी नहीं हर समय में लिखा रहेगा, इसलिए ध्यान रखना। मैंने बोला जब भी डेटा से चेक मिलेगा पहले कैश रिसीट और बाद में डिपॉजिट, ठीक है ना। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम पारुल 1430 है, तो चेक मिलेगा तो कैश रिसीट मानना, मतलब कैश वाले कॉलम में लिखेंगे हम, और डिस्काउंट भी अलाउ किया गया 20 रुपए का। तो देखो एक बार, तो देखो टू कैश नहीं टू पारुल, पारुल से मिला ना टू पारुल, देखो कैश में लिखा हुआ ना 1430 और डिस्काउंट में लिखा हुआ 20, समझ आया। अब बोल 26 तारीख को क्या हुआ, डिपॉजिट पारुल चेक इनटू बैंक। अब हम पारुल का चेक जमा कर रहे हैं कब, 26 तारीख को, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश का बैलेंस कम होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक का बैलेंस बढ़े कितने से, जितना कैश मिला है 1430 का, तो बैंक देखो बढ़ गया 1430 से, और कैश देखो यहाँ कम हो गया 1430 से। समझ में आया बात को जो मैंने बोला था पहले।
विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज, अगर ऑफिस यूज है मतलब कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा, बिकॉज बैंक से विड्रॉ करे ना, तो बैंक कम होगा मतलब बैंक में क्रेडिट और कैश में डेबिट। कितना? 2000 से। तो देखो 2000 से कैश डेबिट हुआ और 2000 से बैंक क्रेडिट हुआ। पेड रेंट बाई चेक, चेक से रेंट पेमेंट हुआ है तो बैंक का बैलेंस कम होगा। बाई रेंट कितना? 800। बाई रेंट देखो बैंक वाले कॉलम में 800। अब जब सारा एंट्री हो गया तो कैश और बैंक को तो बैलेंस करते हैं, बैलेंस शीट ही निकालना पड़ेगा, और डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल करते हैं। तो देखिए डिस्काउंट कॉलम का इधर टोटल 40 है और इधर में टोटल 50 है, टोटल कर दिए और कैश और बैंक का बैलेंस निकालिए 98980 और 8580। कैश और बैंक का बैलेंस निकल गया और फाइनली टू बैलेंस बीड तो लिखते ही हैं। तो 30 नवंबर को क्लोज हुआ था तो 1 दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस, 1 दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस 8980 और 8580। तो ये बन गया हम लोग कैश बुक। लेट मी सी द ग्रुप नाउ। मैं ग्रुप को एक बार चेक कर रहा हूं कि किसी को कोई डाउट है क्या इस सम में। अच्छा, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, अगर डिपॉजिट की कोई स्टेटमेंट ना दी हो तो सीधा बैंक में डिपॉजिट मान लेते हैं ना। देखो तब तो क्या होता है कि सेम डे मान लेते डिपॉजिट हुआ है, तो क्या है तुम डायरेक्टली बैंक कर सकता है। अगर क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है कि बाद में डिसऑनर हुआ है, बाद में डिसऑनर हुआ है, कोई हिंट नहीं है, मतलब बाद में डिपॉजिट हुआ है, ये कोई हिंट नहीं, तो सेम डे डिपॉजिट मान लेते हैं। तब तो तुम कैश में लो या बैंक में लो, बात एक ही है, बिकॉज सेम डे कैश से बैंक भी करेगा। ठीक है सर, चेक को कैश ट्रीट से एजम्पशन भी डालना है क्या? देखो यहां पर ना कोई एजम्पशन नहीं ले रहे हम लोग, बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया है कि डिपॉजिट बाद में हुआ है, वो हिंट दे दिया था क्वेश्चन में। अच्छा, कुछ बच्चे चेक इन हैंड बोल रहे हैं बिकॉज क्लास 11-12 में ना डीके गोयल वगैरह बुक्स में चेक इन हैंड लिखता था, वो मत कीजिए, रिफ्रेन फ्रॉम इट। अच्छा, अब कुछ बच्चे बात कर रहे हैं पेटी कैश बुक के बारे में। चलो पेटी कैश बुक का बात कर लेते हैं। पेटी कैश बुक क्या है? पेटी कैश बुक वो बुक है जो पेटी कैशियर मेंटेन करता है। आगे बढ़ रहे हैं। पेटी कैश बुक वो बुक है जो पेटी कैशियर मेंटेन करता है। पेटी कैशियर क्या चीज के लिए मेंटेन करता है? छोटे मोटे खर्चों के लिए। जो मेन कैशियर है, हम लोग वो इतना ज्यादा खर्चा को मेंटेन नहीं कर सकता। करोड़ों में ट्रांजैक्शन हुआ है, अब वो रोज का शाम का समोसा चाय पानी का खर्चा को मेंटेन करने जाएगा तो मेन बड़े बड़े खर्चे क्या होगा? कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो फॉर प्रॉपर कंट्रोल हम लोग एक स्मॉल कैशियर, जिसको पेटी कैशियर बोलते हैं, उसको बैठा के रखते हैं कि तुम्हारा काम है छोटे मोटे खर्चे को देखना। रोज का स्टाफ का ट्रैवलिंग का खर्चा, रोज का शाम को चाय पानी नाश्ता का खर्चा, रोज का पेन पेंसिल स्टेशनरी का खर्चा, और जो भी अदर खर्चा है, कुछ रिपेयरिंग का खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो छोटे खर्चे को पेटी कैशियर का काम है हिसाब रखने का। उसमें क्या होता है, एक लमसम अमाउंट मेन कैशियर दे देता है किसको? पेटी कैशियर को, कि तुम रखो ये पैसा और जो भी खर्चा होगा मेरे को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बता देना कितना खर्चा हुआ है, फिर हम तुमको वापस से रीइंबर्स कर देंगे। सो देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि सर पेटी कैशियर और मेन कैशियर के बीच में बात हो जाता था कि हमेशा तुम्हारा बैलेंस इतना, जैसे ही तुम्हारा बैलेंस एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाएगा तुम मेरे पास आ जाना हिसाब लेकर, और हम तुम्हारा वापस से जितना खर्चा हुआ है उसको रीइंबर्स कर देंगे और उस लेवल में पहुंच जाएंगे। मान लो हम चाहते हैं हर महीना कि स्टार्टिंग में पेटी कैशियर के पास 20,000 रुपया होना चाहिए, तो हर हर महीना की स्टार्टिंग में उसका 20,000 का बैलेंस होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि हर महीने के एंड में वो जितना खर्चा किया उसका हम वाउचर्स वगैरह बिल वगैरह मंगा लेते हैं, और जितना बैलेंस है ठीक है, जितना खर्चा हो गया है उसको हम रीइंबर्स कर देंगे एक महीने के बाद। इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। आई डोंट एक्सपेक्ट इस लेवल का क्वेश्चन आईसीआई दे, बट अगेन
अगर आज तक दिया भी नहीं है, आज तक दिया भी नहीं है, बट एक क्वेश्चन के थ्रू आपको याद दिला देते पेटी कैश बुक, बाई चांस एग्जाम में आ जाए, बाई चांस, चांस इज शायद 0.001% चांस एग्जाम में आने का, बट बाई चांस अगर आ जाए तो एक क्वेश्चन में पेटी कैश बुक के ऊपर आप लोग को दिखा देता हूं कि किस तरह पेटी कैश बनता है। तो बहुत इजी है, उसमें कोई बात नहीं है। पेटी कैश बुक क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें लेजर पोस्टिंग कैसे होता है? मेन कैशियर जितना रुपया देता रहता है वो उसका एंट्री वो करता है, बाकी सारा खर्चा का बैलेंस कौन रखता है? पेटी कैशियर रखता है, और फिर वापस वो मेन कैशियर के पास आता है और अकॉर्डिंगली अच्छा इंडिविजुअल खर्चे को हम लोग उसके एक्सपेंडिचर के अकाउंट में शो कर देते हैं, और कैश का एक बार में ही दिखाते हैं। मेन कैशियर एक बार में ही दिखाता है, जितना रुपए वो देता है वो उतना खर्चा मानकर दिखा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। सबसे पहले रिसीव्ड 20,000 फॉर पेटी कैश, तो पैसा, अच्छा पेटी कैश बुक कौन बनाता है? पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर को तो मिला ना पैसा, पैसा मिलेगा तो कहां दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। तो पेटी कैश बुक का बैलेंस जानते हैं, एक कॉलम रुपीस का आता है जिसमें रिसीट दिखाते हैं डेबिट में, फिर डेट, वाउचर नंबर, अगेन पर्टिकुलर्स, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं ये है तुम्हारा डेबिट, एक तरह से दिस इज डेबिट, और ये वाला जो रुपीस है ये तुम्हारा क्रेडिट है। समझ गए? तो डेबिट में क्या दिखाएंगे? सारा पैसा जो मिलता है, तुमको 20,000 रुपये मिला तो डेबिट में दिखा दिया हम। कब मिला? 1 अप्रैल को। ठीक है ना? अच्छा, पेटी कैशियर क्या लिखेगा? पैसा मिला हमको तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज मेन कैशियर एंट्री कर रहा है। जब पैसा देगा तो एंट्री कौन करेगा? मेन कैशियर। मेन कैशियर क्या एंट्री करेगा कि मेरे कंपनी का पैसा गया तो टू कैश अकाउंट, और पेटी कैश रिसीव हो रहा है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसलिए पेटी कैश बुक में क्या लिख रहे हैं? टू कैश अकाउंट लिख रहे हैं, तो टू कैश 20,000। समझ आया? ठीक है, बिकॉज पेटी कैशियर रिसीव कर रहा है और मेन कैशियर दे रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है तो डेबिट करेंगे, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पेटी कैश में क्या होगा? टू कैश 20,000 डेबिट में। ठीक है ना? और फिर जितना खर्चा हुआ है, अच्छा जितना खर्चा हुआ है उसको फिर दिखाते हैं। पहला ऑटो फेयर है, ऑटो फेयर मतलब क्या हो? कन्वेंस हो गया ना, तो कन्वेंस 500, तो अब क्या लिखेंगे? एंट्री क्या होगा? कन्वेंस। अब पेमेंट किससे होगा? अब सारा पेमेंट किससे होगा? पेटी कैश से होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। तो पेटी कैश में क्या लिख रहे हैं हम लोग? बाय कन्वेंस। पहले टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे, फिर कन्वेंस वाले कॉलम में लिख दिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? कार्टेज, तो बाय कार्टेज लिखेंगे, कितना? 2,500, यहां भी लिख दिया 2,500, सिंपल है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो नेक्स्ट लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्ट एंड टेलीग्राम वाले कॉलम में लिख दिए। फिर वेजेस 600, तो नेक्स्ट में बाय वेजेस 600, वेजेस वाले कॉलम में 600 लिख दिए। फिर स्टेशनरी है कितना? 400, तो बाय स्टेशनरी 400, स्टेशनरी दिखा दी 400। पेड फॉर द रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, इसको मिसलेनियस के अंदर दिखा दो, तो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 1500 है। जो ट्रांजैक्शन जनरली नहीं होता उसको मिसलेनियस के अंडर में दिखाते हैं, तो बाय रिपेयर्स टू मशीनरी 1500, देखो मिसलेनियस के अंडर में दिखा दिए 1500। बस फेयर कन्वेंस के अंडर में आ गया 100, तो बाय कन्वेंस 100, वो कन्वेंस अंडर में दिखा दिए। कार्टेज 400, तो बाय कार्टेज 400, कार्टेज अंदर में दिखा दिए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700, 700 पोस्टेज एंड टेलीग्राम में दिखा दिए। कार्टेज अगेन 3000, तो बाय कार्टेज 3000, कार्टेज वाले कॉलम में दिखा दिए। सन्ड्री एक्सपेंस अगेन कहां दिखा देंगे? सन्ड्री मतलब मिसलेनियस में दिखाएंगे, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंस 5000 कॉलम में दिखा दिए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? टोटलिंग करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग किए तो देखो क्या हुआ? टोटल कितना आया? 17,200 आया, और उसका ये तुम्हारा ब्रेकअप है, राइट। अच्छा, पैसा कितना मिला था मेरे को? 20,000, और खर्चा कितना हो गया? 17,200, बैलेंस कितना बचा? 2,000, तो बाय बैलेंस सीडी 2,800, और देखो दोनों साइड का हम टोटलिंग कर दिए। तो बाय बैलेंस सीडी अगर है तो टू बैलेंस बीडी भी होगा, तो टू बैलेंस बीडी 2,800,
एंड देन फाइनली तो मेरा खर्चा कितना हुआ है 17,000। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जितना खर्चा होता है वो रीइंबर्स हो जाता है। तो 17,200 खर्चा हुआ तो टू कैश कितना हो गया 17,200 हो गया। टू कैश कितना हो गया 17,200, वो हम रीइंबर्स कर दिए। समझ गए? किसी को डाउट है इसमें? आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी डाउट होगा। स्टिल आई एम सीइंग द ग्रुप एंड लेट मी नो इफ एनीबॉडी इज हैविंग डाउट। No doubt, very good. Yes, मीनाक्षी, आज कवर हो जाएगा सिलेबस। नो समीर पटेल नहीं डिपॉजिट करेंगे। ओके आयुष, आई विल चेक। ओके सौरभ, कन्वेंस ट्रैवलिंग के लिए करना है, बस के लिए, ऑटो के लिए, वो सब के लिए कन्वेंस यूज करना है। चैरिटी को एक तुम्हारा चैरिटी को तुम मिसलेनियस में दिखा सकता है। चलिए ठीक है, अपने कंटिन्यू करते हैं, आगे बात करते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग कैश बुक। हम लोग जो अभी मेन डिस्कस करने जा रहे हैं, अब जो डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं वो है अपना बीआरएस। अब अपना जो डिस्कशन है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो है बीआरएस। ना बिफोर आई स्टार्ट बीआरएस, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मेरे से नहीं पढ़े हैं, जो लोग मेरे से अकाउंट्स पढ़े हैं वो लोग तो मेरे स्टाइल से बहुत वाकिफ है, बट जो लोग मेरे से नहीं पढ़े हैं वो लोग मेरे स्टाइल में वाकिफ नहीं है। हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बीआरएस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को बीआरएस में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग बहुत ही इजी वे से बीआरएस को करते हैं। बट पहला बात ये होता है कि बीआरएस क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। सर बीआरएस एक स्टेटमेंट है, कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। कस्टमर का मतलब ट्रेडर, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को बीआरएस बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? बिकॉज द डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस होता है और पासबुक के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस होता है, दोनों में डिफरेंसेस आता है। इसके कारण क्या बनाना पड़ता है? बीआरएस बनाना पड़ता है। इसके कारण बीआरएस बनाना पड़ता है। इसके अलावा जो ध्यान रखना है, डिपॉजिट्स मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्या हो गया? डिपॉजिट। अगर कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसको बैंक कॉलम के डेबिट में लिखते हैं, कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं और पासबुक के क्रेडिट में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैंक वाला रिकॉर्ड उल्टे तरीके से, ऑब्वियसली उल्टा ही होगा। अगर हम डेबिट में लिखेंगे तो बैंक वाला कहां लिखे? क्रेडिट में लिखेगा। तो ध्यान रखना है, अगर पैसा डिपॉजिट होता है तो वो कैश बुक के डेबिट में आता है और बैंक के पासबुक में क्रेडिट में आता है। अगर बैंक से विड्रॉल हो रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट में आएगा और पासबुक के वो डेबिट में आता है। ये बात को सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिकॉज जनरल हैबिट हम लोग का कैश बुक के पॉइंट से है, पासबुक में उल्टा होता है, ये बात गलती हो जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। दूसरा बात, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो वो है फेवरेबल, या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो है फेवरेबल।
पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस, वो दोनों क्या होता है? फेवरेबल होता है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस वो होता है अनफेवरेबल। आई रिपीट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वो होता है फेवरेबल। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस वो होता है अनफेवरेबल। इसको भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ इसमें बच्चे करते हैं। अच्छा, अनफेवरेबल का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल का मतलब ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अपने को ध्यान रखना है कि डिफरेंसेस क्यों आता है। देखो, डिफरेंस आने का दो कारण होता है, एक होता है एरर और एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। एरर का मतलब क्या हुआ? एरर कहीं पर भी हो सकता है। एरर इन कैश बुक, हम रिकॉर्ड करने में गलती कर दिए। एरर इन पासबुक, से बैंक वाले भी गलती करता, हाँ गलती करता है, बट बहुत 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 रेयर केस है। तुम कभी कभार सुना होगा कि तुम्हारे अकाउंट में गलती से पैसा बैंक क्रेडिट कर दिया है, या फिर सिंपल बैंक चार्जेस, बैंक गलती से तुम्हारा काट दिया है, तुम बैंक में जाके कंप्लेन करता है तो बैंक वाला वापस तुमको रिफंड कर देता है ना। तो बैंक वाला भी गलती कर सकता है। एक कारण तो ये हो गया कि या तो तुम्हारा गलती है या बैंक वाले की गलती है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अगर आज चेक जमा करता है तो 3 दिन बाद क्लियर होता है चेक, तो टाइम लगता है। तुम तो रिकॉर्ड आज ही कर देगा कि चेक जमा हो गया, लेकिन बैंक वाला पासबुक में तो 3 दिन बाद आएगा ना। तो एक हो गया टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस कैसा? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक वाला तुमको हर महीना या हर क्वार्टर में इंटरेस्ट देता है, तुम जब तक पासबुक को नहीं देखेगा तुमको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि इंटरेस्ट आया है तुम्हारे अकाउंट में, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो ये हो गया टाइम, ये एरर नहीं हुआ, ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ कि बैंक वाला पहले कर लिया, तुम बाद में कर रहे हैं। दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। अब इसके कारण तो डिफरेंसेस आएंगे। तो इन सारे डिफरेंसेस को, ये जो 4 डिफरेंस का मैंने बात किया, पहला एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक, तीसरा रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, चौथा रिकॉर्डेड इन पासबुक एंड नॉट इन कैश बुक। इन 4 डिफरेंसेस के कारण हमको बीआरएस बनाना पड़ता है, टू रिकंसाइल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू रिकंसाइल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये तो बेसिक नॉलेज था, ये सबको पता होगा, ठीक है। बट जो मेन चीज है जो मेरे को आप लोग को सिखाना है वो क्या है? वो है एक इजी वे जिससे बीआरएस बन सकता है। मैं आप लोग को आज एक इजी वे सिखाने वाला हूं। जो भी मेरे बच्चे, जो लोग अकाउंट्स मेरे से पढ़े हैं, उनको ऑब्वियसली 100% उनको पता है ये चीज। बट जो लोग नहीं पढ़े मेरे से, तो मैं उनको आइडिया देता हूं एंड आई होप 100% आपको ये मेरा तरीका बहुत इजी लगेगा। फॉर रफ वर्क, सम को जल्दी करने के लिए, रफ में, कॉपी में, कहीं पर भी रफ में पेंसिल से क्या करना है आपको, एग्जाम में बात कर रहा हूं, एग्जाम में रफ में आप एक छोटा सा लाइन टान देना। ये छोटा सा लाइन टानने के बाद क्या करना, इधर लिखना कैश, इधर लिखना पास, सी एंड पी, कैश बुक एंड पासबुक। समझ गए? या फिर यहां नहीं करके एक फ्रेश पेज में करता हूं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, एक छोटा सा लाइन टान देना रफ में, इधर लिख देना सी और इधर लिख देना पी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिसेस आर के ब्रदर्स ऑन 30th June 18 फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। तो क्या दिया हुआ है, बैंक पासबुक हैज अ डेबिट बैलेंस। नाउ डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सर, पासबुक का डेबिट का मतलब होता है अनफेवरेबल। यस और नो एवरीवन, यस और नो बताएंगे, हाँ या नहीं? पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल। नाउ अनफेवरेबल है कितना, 25,000। सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे,
यहां पे लिखेंगे 25,000 ओवरड्राफ्ट, 25,000 ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। अब ये किसका है? पासबुक का है, ये बैलेंस है तुम्हारा पासबुक का, ठीक है ना। अब ध्यान देना तरीका पे। देखो आपको एक बात समझना पड़ेगा, पासबुक बीआरएस इज नॉट रेक्टिफाइंग द एरर, इट्स ओनली आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस। is only identifying the difference, ठीक है। A check worth the check worth 400 directly deposited into bank by customer but no entry was made, समझिएगा मैं क्या बोलूंगा, was made in the cash book। आपको यह सोचना है ये डिफरेंस के कारण किसका बैलेंस ज्यादा होगा और किसका बैलेंस कम होगा, आपको रेक्टिफाई नहीं करना है क्या ये चीज होने के कारण किसका बैलेंस ज्यादा है किसका बैलेंस कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ चेक वर्थ 400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री इन कैश बुक, मतलब कस्टमर बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक का बैलेंस क्या बढ़ गया है? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। तो पासबुक का बैलेंस अगर बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे पता है? पासबुक में क्या लिख देंगे? प्लस। कितने से बढ़ गया है? 400 से। अच्छा, एक में अगर तुम प्लस लिखेगा तो दूसरे में क्या आएगा? माइनस। अगर तुम एक में माइनस लिखेगा दूसरे में क्या आएगा? प्लस। तुमको समझ में? इसके कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, तो पासबुक में क्या लिख दिया? हम प्लस लिख दिए, और उल्टा साइन आ जाएगा कैशबुक में, कैशबुक में आएगा उल्टा साइन। आपको यह देखना है ये डिफरेंस के कारण किसमें बैलेंस ज्यादा है किसमें कम है, बस इतना ही देखना है। मैं जो तरीका बोल रहा हूं पूरा कंप्लीट करूंगा, आपको लगेगा हाँ ये इजीएस्ट है, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको एकदम भी, कभी भी, टिल इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ, इवन इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत, स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा हूं जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वाला तरीका मेरे तरीके से, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन दिस? ये जो मैंने अभी किया इसमें किसी को भी दिक्कत? नो दिक्कत, वेरी गुड। चलिए, तो किसी को दिक्कत नहीं इसमें, वेरी गुड। चलिए आगे चलते। एक क्वेश्चन स्लोली जा रहा हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन से आप लोग खुद फास्ट करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज नए तरीके से बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा है। नेक्स्ट पार्ट 3 में क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ द चेक्स इशूड वर्थ 34,000, चेक इशू कितना हुआ? 34,000 का, जिसमें से 20,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून। मतलब हम 34,000 का चेक इशू किए थे, लेकिन अभी तक मेरा बैंक से कितना रुपया कटा है? 20,000 रुपये कटा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कैशबुक से 34,000 काट लिए हैं, लेकिन बैंक से अभी तक 20,000 ही कटा है। मतलब क्या हुआ? कैशबुक से 14,000 बेसिक कटा हुआ है, कैशबुक से 14,000 बेसिक कटा हुआ है। मतलब कैशबुक का बैलेंस 14,000 से कम है कंपेयर टू पासबुक, मतलब कैशबुक का बैलेंस कम है कंपेयर टू पासबुक बाई 14,000। तो मैंने क्या बोला था? अगर कैशबुक में आप माइनस लिख रहे हैं, ऑपोजिट साइन कहां जाएगा? पासबुक में आ जाएगा, ऑपोजिट साइन आ जाएगा पासबुक में, ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं। पार्ट 4 में क्या बोल रहा है? अ चेक ऑफ 4,000 रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंड इनटू बैंक। एक चेक मिला 4,000 का, कैश बुक में लिख दिया, लेकिन बैंक में भेजे नहीं अभी तक। तो क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस 4,000 से बढ़ा हुआ है, पासबुक में तो नहीं है। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कितने से? 4,000 से। ऑब्वियसली अगर यहां प्लस लिखेंगे तो यहां पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। Check worth 20,000 had been sent to bank for collection, but the collection was reported by bank as under.
हम 20,000 का चेक क्या करने दिए थे, डिपॉजिट करने थे कि मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ, 30 जून तक ना सिर्फ 14,000 ही कलेक्ट हुआ है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, पैसा लेने। तो पैसा लेने गए थे 20,000, लेकिन 30 जून तक सिर्फ 14,000 ही बैंक में आया है, मतलब 6,000 नहीं आया है। 6,000 बैंक में अभी तक नहीं आया है। अच्छा, अगर हम चेक लेने गए थे, पैसा लेने गए थे, हम चेक लेके गए और पैसा लेने गए, तो हम तो कैश बुक में लिख दिए होंगे कि 20,000 आ गया है, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, सिर्फ 14,000। देखिए हम लोग का अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, मतलब बीआरएस कब का बन रहा है, 30 जून का। ये तो 10 जुलाई को आ रहा है। ये 12 क्या है, ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये 12 जुलाई है। तो हमको मतलब नहीं है 10 जुलाई या 12 जुलाई को आया है कि नहीं आया है। 30 जून को तो खाली 14,000 ही आया है। इसका मतलब हम 20,000 हम कैश बुक में लिख दिए कि आ चुका है, लेकिन पासबुक में 14,000 आया है। मतलब कैश बुक में 6,000 बेसी है, कैश बुक में 6,000 बेसी है। तो अगर कैश बुक में 6,000 बेसी है तो कैश बुक में हम कर दिए ऐड, कितने से, 6,000 से। तो अगर कैश बुक प्लस है तो पासबुक क्या होगा, माइनस। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगली बात की तरफ चलते हैं। अगला बात क्या है, पार्ट 6। The bank make a direct payment of 600 which is not recorded in cash book. बैंक made direct payment, तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस कम है, कितने से, 600 से। तो पासबुक का बैलेंस कम है कितने से, 600 से। पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक में क्या करेंगे, ऐड, कितने से, 600 से। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द, चार्ज किया बैंक, मतलब मेरे अकाउंट से काटा है कितना, 1600, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब मेरे पासबुक से पैसा काट लिया है, कैश बुक में पता ही नहीं है। तो पासबुक से अगर काट लिया है तो कैश पासबुक से क्या करेंगे, माइनस। तो ऑब्वियसली यहां पे उल्टा साइन आएगा, दैट इज 1600। बैंक चार्जेस वर्थ 80 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ओके, तो कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिए, तो माइनस एक ही बार होना चाहिए था, मतलब एक बार एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है कैश बुक में। अगर एक बार एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है कितने से, 80 से, कम है 80 से। तो ऑब्वियसली यहां माइनस, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस। नेक्स्ट, whereas insurance charges of 70 directly paid by the bank. ओके, इंश्योरेंस चार्जेस बैंक डायरेक्टली पे पेमेंट कर दिया, लेकिन अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो पासबुक का बैलेंस कम है कितने से, 70 से। तो पासबुक का बैलेंस कम है कितना, 70 से। तो यहां माइनस, तो यहां पे प्लस। एंड लास्ट एक और चीज दिया हुआ था, द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 2,000। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड में कम है 2,000 से। अगर पेमेंट साइड में कम है, अगर पेमेंट साइड में कम दिखाएंगे हम, अगर पेमेंट साइड में कम दिखाएंगे, अगर पेमेंट साइड में कम दिखाएंगे, अगर पेमेंट साइड में कम दिखाएंगे तो बैलेंस कैश बुक का क्या है, ज्यादा है, कितने से, 2,000 से। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहां माइनस, कितने से, 2,000 से। ठीक है ना। अब सुनना, सर आप तो बहुत सारा प्लस माइनस कर दिए, हमको कौन सा प्लस, किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना, ध्यान देना मेरे बात को, मेरे बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, रूल को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ हो, अगर आपको फेवरेबल